हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में नए हैं गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया कीजिए। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक भी करें और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और अगर आप लोग इंस्टाग्राम में मेरे साथ कनेक्ट होना चाहते हैं, अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू मेरे साथ शेयर करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। मेरी इंस्टाग्राम ID है JYOTI ज्योति_देहरादून_। आप इस पर मुझे DM कर सकते हैं। इसी के साथ हम लोग आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं बात करने वाली हूँ धमकियों के पैटर्न की। अब आप इन धमकी के पैटर्न में डिफरेंस देखना। जब सपना धमकी देती है तो वो अपने आप को ही हार्म करने की बात करती है, किसी और को नुकसान पहुंचाने की बात नहीं करती। जो भी चीज़ें बोलती है अपने साथ करने के लिए बोलती है। लेकिन जब सामने वाले लोग बोलते हैं तो वो दूसरों को हार्म करने वाली बात बोलते हैं, जैसे कि पुश्ते सदमे में चली जाएंगी, फैमिली से रिलेटेड। और कल की वीडियो में तो साफ तौर पे पूरे के पूरे 8 दुश्मन गिनवा दिए हैं पड़ोसी भैया ने। हमें तो काउंटिंग में पता भी नहीं था कि सपना के दुश्मन कौन है और क्यों है, क्योंकि दुश्मनी तो तभी किसी की किसी से होती है ना, जब किसी ने किसी का कोई नुकसान किया होता है या कोई किसी का कुछ चीज़ कर रहा होता है। तो सपना के 8 दुश्मन आखिर क्यों और कौन है वो 8 दुश्मन? अब तो खुद अपने मुंह से बता दिया है, यानी कि कहीं ना कहीं जो चीज़ें सपना बोलती थी कि उसको खतरा है, उसके दुश्मन हैं, तो वो सही बोलती थी। उसके बच्चों को खतरा है तो दुश्मन शब्द का प्रयोग तो इन्होंने आज खुद ही अपनी वीडियो में कर दिया। इनफैक्ट 1 नहीं 2 नहीं 8 दुश्मनों के बारे में बता दिया कि 8 दुश्मन ऑलरेडी हैं और कहीं ना कहीं 9वें में ये भी ऐड होने जा रहे हैं। अब आप यहीं से इन लोगों की बहुत सारी चीज़ें पकड़ना, जो मैंने भी सोशल मीडिया पे ही वीडियो के आधार पे पकड़ी है। इन लोगों के स्टेटमेंट आपस में एक दूसरे से कितने डिफरेंट हैं, आप खुद ये चीज़ देखना। सबसे पहले इन्हीं पड़ोसी भैया ने एक नरेशन सेट करने की कोशिश करी थी दूसरे वाले भैया के साथ मिलके। ये दोनों बहुत ज़्यादा एक्टिव हो चुके थे जिस समय पे सपना शांत थी। जिस समय पे सपना सिर्फ मंदिरों की वीडियोस लेके आ रही थी, मंदिरों से रिलेटेड व्लॉग्स लेके आ रही थी, अपने घर में पूजा पाठ वाली वीडियोस दिखा रही थी, उस समय पे ये दोनों के दोनों एक्टिव होके कुछ ना कुछ नरेशन, कुछ ना कुछ कहानियां सोशल मीडिया पे सबको बांटे जा रहे थे प्रसाद के रूप में कि ये लो। जहाँ पे ये भी मुद्दा आया कि बेहोश हो जाती थी, अटेंशन सीख करने के लिए अंगूठी पहना दी थी, कहीं ना कहीं पहले से ही डोरे डाल रही थी, पहले से ही अफेयर था, अब न जाने कितनी कहानियां सोशल मीडिया पे, ठीक है, वो आई थी पड़ोसी और भैया की तरफ से। लेकिन उसके बाद जब छोटी बच्ची लाइव आई तो छोटी बच्ची ने एक ही स्टेटमेंट में इनकी बात को खारिज कर दिया कि दोनों के बीच में कभी कुछ था ही नहीं, कभी कुछ नहीं था। भैया ने जो शादी करी वो पापा जी के बोलने पे करी। एक तरफ पहले ये कहानी बोली गई थी कि वो करना चाहते थे, भैया करना चाहते थे, लेकिन अब छोटी बच्ची ने जो अपनी लाइफ में कहानी बोली थी वो ये बोली थी कि पापा जी ने बोला कि इसकी तबीयत ऐसे ही खराब रहती है, शादी कर लो। लेकिन हाँ, मम्मी ने बोला कि तू एक बार सोच ले, ठीक है। अब देखिए कि 2 स्टेटमेंट, 2 अलग अलग कहानियां इन्हीं के ग्रुप से, एक ही ग्रुप से 2 अलग अलग कहानियां आती हैं। एक में कुछ और आती है और दूसरे में आती है कि ये तो अंकल की ही रजामंदी से हुआ था, कुछ भी अफेयर, कुछ भी ऐसी चीजें नहीं थी, जो कुछ भी हुआ परिवार की रजामंदी से हुआ और भैया का इसमें बहुत बड़ा त्याग रहा है ना। कोई अफेयर कुछ नहीं था, सीधा डायरेक्ट शादी हुई है। यहाँ पे तो पड़ोसी की बात को एकदम खारिज कर दिया। जितने भी एलिगेशन लगाने की कोशिश करी थी ना, डोरे डाल दिए, ये डाल दिए, वो डाल दिए, वो खुद उस बच्ची ने उस दिन लाइव में क्लियर कर दिया कि कोई अफेयर नहीं था, कोई डोरे डारे वाली चीज़ें नहीं थी, कुछ भी ज़बरदस्ती नहीं थी। शादी तो अंकल जी ने मंजूरी दी, उसके बाद आंटी ने भैया पे सौंप दिया और भैया ने अपनी मर्जी से परिवार की रजामंदी से शादी कर ली। अब सोचिए कि अगर ये क्वेश्चन सपना पे आता है कि उस परिवार में इतना कुछ होता था, तूने तब भी उस परिवार में दूसरी शादी क्यों करी? तो ये क्वेश्चन तो सास ससुर और बाकी सबके लिए भी आता है कि अगर सपना इतनी कॉम्प्लिकेटेड थी, इतनी खराब थी, इतनी बेकार बहू थी, तो दूसरा बेटा उसको क्यों सौंप दिया? क्या ज़रूरत थी उसे दूसरा बेटा सौंपने की? ये सवाल तो उन पे भी आता है ना कि अगर दोनों ही एक दूसरे से इतने ज़्यादा पीड़ित थे, इतने ज़्यादा टॉर्चर्ड थे, तो क्यों दोनों ने इस रिश्ते को दोबारा से एक चांस दिया, दोबारा से दूसरे बेटे की भी शादी करा दी, राइट। इससे कहीं ना कहीं ये साबित होता है कि पहले इन लोगों के बीच में ऐसा कुछ
शायद नहीं था। थोड़ी मोड़ी लड़ाइयाँ जो घर गृहस्थी में होती हैं वही चीज़ें रही होंगी, लेकिन उसके बाद सबने एक दूसरे को दोबारा मौका दिया अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से। ठीक है, अब उसके बाद फिर एक और कहानी आई, जिस कहानी में अगेन दो अलग अलग स्टेटमेंट आई एक ही ग्रुप की। पहले ये आया कि जो सपना के पेरेंट्स हैं उनके साथ तो आंटी का बिहेव बहुत अच्छा रहता था, वो उनके साथ चाय भी पीती थी, प्यार से रहती थी। सपना झूठ बोल रही है कि मेरी मम्मी के साथ ऐसा बिहेव होता। सपना झूठ बोल रही है, उनके साथ तो चाय वाय पीती थी, मम्मी बहुत अच्छे से रहती थी छोटी बच्ची की लाइफ में। लेकिन जब अंकल का वीडियो आया तो अंकल ने तो एक ही लाइन में साफ बोल दिया कि मेरी बीवी उनसे घृणा करती थी, करती है और हमेशा करती रहेगी। फिर एक बात के दो स्टेटमेंट आ गए। उसके बाद सबसे बड़ा खुलासा तो कल ये हो गया कि एक तरफ कुछ छोटी बच्ची ने अपनी लाइफ में बोला था कि जब उनको पार्ट्स दिखाए गए, जब मेरे पापा ने या किसी ने भी पार्ट्स दिखाए, तो सपना का परिवार, सपना का भाई वहां पे हंस रहा था। और कल पड़ोसी ने क्या बोला, कट लगा था, उस जगह पे कट लगा था, और कट लगने के बाद सीधा रॉकी का नाम ले लिया। तो यहाँ से इनके फिर से झूठ पकड़े गए। सबसे बड़ी बात है कि इन सब के बीच में ही ना अपने आप में लैक ऑफ कम्युनिकेशन है, किसी को पता ही नहीं है, या आपस में ये बातचीत नहीं करते कि मैंने ये बोल दिया है तू ये मत बोलना, है ना, क्योंकि एक सच को छुपाने के लिए हजारों झूठ बोलने चाहिए। अच्छा, अब तक हमारे सामने ये बात नहीं आई थी कि उस दिन आंटी और छोटी बच्ची के अलावा भी भैया की किसी से बात हुई थी। ना तो आज तक सपना ने ये बात बताई, ना ही आज तक छोटी बच्ची ने ये बात बताई, ना ही परिवार से ये बात आई। कभी भी ये बात नहीं आई, हमने कभी भी नहीं सुना कि जो भैया हैं उनकी बात अपने पड़ोसी से भी आखिरी वक्त में टिक्की गोलगप्पे वो जो भी खा रहे थे उस वक्त पे हुई थी। आखिर इतने समय के बाद जब इस केस की इन्वेस्टिगेशन के लिए ठान ली सपना ने, तभी ये चीज़ें क्यों बताई गई कि मेरी भी बात हुई थी। एक तरफ बोलना ये था छोटी बच्ची का, जब उससे एक क्वेश्चन पूछा कि वो लास्ट ही रिकॉर्डिंग क्यों करी गई। अगर सपना रिकॉर्डिंग देवी है तो तुम लोगों ने भैया से बातचीत की, वो रिकॉर्डिंग क्यों करी जहाँ पे उनको रास्ता बदलने के लिए गाइड किया गया, उनको ये रिकॉर्ड करने की क्या ज़रूरत थी। तो उसका जस्टिफिकेशन आया कि फ़ोन में ऑलरेडी ऑटो रिकॉर्डर है। अगर फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डर है तो फिर उससे आगे की और पीछे की बात भी रिकॉर्ड हुई होगी, फिर तो इन पड़ोसी से हुई हुई बात भी रिकॉर्ड हुई होगी। वो डेटा कहाँ है, और वो डेटा जब फ़ोन हैंडओवर हुआ तो डिलीट क्यों हुआ, वो सब भी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए ना। अगर उनके फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डिंग थी तो उनके फ़ोन में तो हर किसी से बातचीत की रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। इन्होंने तो बता दिया कि मेरी ये बात हुई थी, पर एक्चुअल में हुई थी क्या? वो बात डॉग से ही रिलेटेड हुई थी, वैक्सीन से ही रिलेटेड हुई थी, ये हमें कौन बताएगा कि एक्चुअल में बात क्या हुई थी? क्योंकि जिससे हुई थी वो इंसान इस दुनिया में है नहीं। छोटी बहन के हिसाब से, छोटी बच्ची के हिसाब से उस फ़ोन में ऑटो रिकॉर्डर था जहाँ पे सबकी कॉल्स रिकॉर्ड होती थी, तो सबकी कॉल्स के डेटा डिलीट कैसे हो गए? अब भी बोल दो कि सपना ने डिलीट कर दिया, तो सपना इन पड़ोसी की कॉल रिकॉर्ड क्यों डिलीट करेगी? सपना किसी और के डिलीट क्यों करेगी? सपना को क्या पड़ी है किसी के डिलीट करने की? सपना के लिए तो ये बहुत अच्छे सबूत लग जाते हैं ना उसके हाथ में, कि उसे पता तो चलता कि आखिरी समय पे किस किस से क्या क्या बात हुई। दूसरी बात, फ़ोन की बात एक और क्लियर हो जाती है कि फ़ोन सपना के पास था ही नहीं और हो ही नहीं सकता। किसी भी औरत के साथ इतनी बड़ी विपदा घट गई हो, फ़ोन तो बहुत दूर की बात है, वो अपने होश और हवास में ही कई दिन तक नहीं थी। छोटे छोटे मासूम बच्चे थे उसकी गोद में, छोटे छोटे मासूम बच्चे। दूसरी बार उसकी ज़िंदगी के साथ इतना बड़ा खिलवाड़ हो गया था, तो वो तो अपने होश में ही नहीं रही होगी, और इस चीज़ को कोई डिनाई नहीं कर सकता। तो इस बीच में पहले बोला गया फ़ोन भाभी के पास, फिर बोला गया फ़ोन लॉकर में, फिर बोला गया कुछ दिन लॉकर में, कुछ दिन भाभी के पास। अगेन लॉकर वाली मिस्ट्री भी। अब देखो वही बातें हो रही हैं जो इन लोगों ने खुद अपने मुंह से बोला। लॉकर में फ़ोन रखने का क्या मतलब था? और लॉकर घर के अंदर लॉकर या किसी बैंक के लॉकर की बात हो रही है? और अगर बैंक के लॉकर की बात हो रही है तो बैंक के लॉकर में फ़ोन को लॉक करने की क्या ज़रूरत पड़ गई? घर में इतनी बड़ी ट्रेजेडी, किसके पास इतना वक्त था कि उस फ़ोन को लॉकर में डाल के आया गया? और सिर्फ 2 दिन के लिए, सिर्फ 2 से 3 दिन के लिए ही लॉकर में डाला था, और वापस लॉकर से ले आया गया उस फ़ोन को। फिर लाने के बाद सब कुछ डिलीट करने के बाद ये फ़ोन हैंड ओवर किया गया। 2-3 दिन तक ही सिर्फ क्यों था फ़ोन लॉकर में? और इन्होंने तो खुद अपने मुंह से बता दिया ना, क्योंकि हो सकता है कॉल रिकॉर्डिंग ना मिले, लेकिन जब CDR निकलेगी
तो उस दिन किस किस से बात हुई थी, उन सब की कॉल, उन सब के नंबर तो दिखेंगे। बौखलाहट हो गई है उस दिन से बहुत जबरदस्त, जिस दिन से इस केस को ओपन करने की बात हो गई है। ये बौखलाहट आज से 2 साल पहले भी हुई थी, जब इस केस को ओपन करने की बात सोशल मीडिया में, उस समय भी लोग इस केस को चाह रहे थे कि करवाओ इन्वेस्टिगेशन। तब भी बौखलाहट हुई थी और तब भी बौखलाहट में ये लोग फटाफट पुलिस के पास भी भागे, इधर भी भागे, उधर भी भागे, और उस समय पे प्रेशर बना के इन लोगों ने सोशल मीडिया से ये चीजें बंद करवा दी। और अब दोबारा से, अब तो खुद सपना जब आगे आ गई है तो आप खुद देखिए ना कि उसको सपोर्ट करने की बजाय उसको दुश्मन गिनवाए जा रहे हैं। कहीं ना कहीं उसको डराया जा रहा है कि तू भूल गई कि तेरे 8 दुश्मन हैं। और ये दुश्मन क्यों हैं? अगर ये नॉर्मल एक एक्सीडेंटल केस है तो एक्सीडेंटल केस में दुश्मन क्यों होते हैं? दुश्मन कब होते हैं? आप लोग खुद बताइए कि किसी का दुश्मन कोई कब होता है। लेकिन जब ये एक नॉर्मल सड़क दुर्घटना है तो इसमें कोई दुश्मन क्यों होगा किसी का? किसी की किसी से क्या जान पहचान जो दुश्मन बनेंगे? और रही बात कि बाइक में लेके घूम रहे थे, ये बात 1 साल पहले ही सोशल मीडिया पे आ गई थी। 1 साल पहले ही सोशल मीडिया पे ये बता दी गई थी। अभी तक आप लोगों ने क्या उन 4 दोस्तों में से किसी एक का नाम भी सोशल मीडिया पे सुना कि कौन थे वो 4 दोस्त? कौन वो 4 दोस्त थे एग्जैक्टली? आज तक उनका नाम नहीं लिया गया। दोस्त के साथ गए थे, शादी में गए थे, लेकिन परिवार के किसी भी सदस्य ने आज तक ये बताया ही नहीं कि वो 4 से 7 लड़के जो परिवार वाले थे वो आखिर में थे कौन। आज तक उनके नाम नहीं आए। अब बोल दो वो सारे 6-7 फ्रेंड सपना के मायके के थे, वो 6-7 लोग इधर के थे ही, सपना के साइड के थे, नहीं आया उनका नाम। आज तक किसी को नहीं पता कि वो 4 से 7 लोग थे कौन, कौन थे वो। उनके नाम तक छुपाए जा रहे हैं, उनके नाम तक बताए जा नहीं रहे। और ये जो गाड़ी के पार्ट्स दे दिए गए हैं, इनमें कुछ नंबर्स वगैरह हैं, देखते हैं इससे अब क्या इन्वेस्टिगेशन आगे होती है। लेकिन जहां तक मुझे समझ में आ रहा है कि पूरा दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि कैसे भी करके उसको इनडायरेक्टली डायरेक्टली इस चीज का एहसास भी दिला दिया है कि दुश्मन खड़े हुए हैं। दुश्मन 8 हैं तो आप लोग कम हो गया उसको सपोर्ट करने के लिए? अगर दुश्मन 8 हैं उसके, तो 100 तो उसके परिवार के लोग हो सकते हैं ना कि नहीं बेटा ये तू बिल्कुल सही कर रही है, हम इसमें तेरे साथ हैं, डर मत, आगे बढ़। लेकिन नहीं, कल की पूरी वीडियो में डराया जा रहा था, इनफैक्ट टोंट मारी जा रही थी कि सीबीआई से करवा लो वो ज़्यादा जल्दी निकाल देगा, इनसे करवा लो वो ज़्यादा जल्दी निकाल देंगे। क्यों भाई? तो आप लोग समझ रहे हो ना। और अभी तो मैंने बोला है कि इस चीज को ना करने की बहुत सारा प्रेशर सपना पे आने वाला है। और ये भी लिख लो कि कोई सा सपोर्ट नहीं करेगा, ये भी नहीं करेगा कोई सा सपोर्ट, ये लोग अपनी स्टेटमेंट बदल देंगे। लेकिन जो लड़का उस समय पे था, उस एक लड़के की पूरी 1 घंटे की रिकॉर्डिंग है 2 साल पहले, जिस रिकॉर्डिंग में उसने बहुत सारी बातें बताई थी अलका को, जो उस समय पे भैया के साथ था, उनको लेके गया था। उनमें से एक लड़के ने उस समय पे सारी बातें बताई थी और आज की डेट में वो लड़का भी मुकर गया। लेकिन उसकी उस समय की 1 घंटे की पूरी बातचीत की रिकॉर्डिंग है। उस 1 घंटे में उसने वो सारा सीन एक्सप्लेन किया हुआ है और अब वो भी कहीं ना कहीं मुकर रहा है। तो उन दोस्तों के तक नाम नहीं बताए जा रहे हैं जो उस समय पे उनको लेके गए, उनके साथ थे। उनके नाम तक अभी तक इनके मुंह से नहीं निकले हैं कि वो कौन लोग थे। बाकी हर चीज में सपना के परिवार का नाम निकाल के आ रहे हैं। मैंने पहले भी बोला, अब ये मुद्दा प्रॉपर्टी का नहीं रह गया, अब ये मुद्दा कुछ और नहीं रह गया, अब ये मुद्दा सिर्फ एकमात्र मुद्दा रह गया कि जो चीज 2 साल पहले नहीं हुई उस चीज का इंसाफ अब चाहिए। उस चीज का इंसाफ अब एक बीवी को चाहिए। अब आप उसको उसकी जिद समझ लो या फिर आप ये खुद राजवीर भैया का ही समझ लो कि वो खुद चाहते हैं कि उनको इंसाफ मिले, ये उनकी खुद की इच्छा से हो रहा है, आप ये समझ लो या जो भी समझ लो, बट सहयोग करो। सिर्फ इस चीज में सहयोग करो, ये डरा डरा के दुश्मन गिनवाने वाली बातें मत करो। और ये भी दिख रहा है कि 9वें दुश्मन आप खुद भी खड़े हो चुके हो, 9वें आप खुद भी खड़े हो चुके हो। जिस तरीके से कल बताया गया ना कि मेरी बात हुई थी, ये बात हुई थी, आज तक ये बताया नहीं गया था। आज तक ये बात कभी सुनने में आई ही नहीं कि नहीं भैया आखिरी बार तो इनकी भी बात हुई थी, ये कभी सुनने में नहीं आया। और रिकॉर्डिंग कहाँ गई सारी? ऑटो रिकॉर्डर जब ऑन था तो इन सब की बातचीतों की रिकॉर्डिंग कहाँ है?
इनकी सबकी बातचीत की रिकॉर्डिंग, वो जो लॉकर में फ़ोन जो रखा हुआ था, सारा डेटा ही डिलीट करने के लिए वो फ़ोन रखा था। लेकिन सुनाया सोशल मीडिया पे क्या, सिर्फ इतना पोर्शन की रास्ता बदल दो। आंधी तूफान बरसात पता नहीं क्या क्या, तारे तक टूट के गिर रही थी वहाँ पे, और वहाँ पे ये 5-7 लड़के टिक्की खाने जा रहे थे। इतनी आंधी तूफान बारिश, तार टूटने में टिक्की खाने जा रहे थे। और वहाँ आंधी तूफान बारिश सब चीज़ों में पड़ोसी जी की बात हो रही थी कि पेट्स को क्या वैक्सीनेशन लगनी चाहिए इससे रिलेटेड। तो अभी तो कुछ खुलासे इन्होंने खुद अपने मुंह से कर दिए हैं, कुछ इन्वेस्टिगेशन में होंगे, लेकिन ये इन्वेस्टिगेशन होनी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है ये इन्वेस्टिगेशन होनी। तो आप लोग इसीलिए इस चीज़ के लिए सपोर्ट और सहयोग करें कि इन्वेस्टिगेशन हो इस केस की, पता चले कि इन चीज़ों में कौन कौन लोग इन्वॉल्व हैं, कैसे कैसे इन्वॉल्व हैं, और वो ड्राइवर जो इतना बड़ा हादसा करके चला गया उसको बचाया क्यों जा रहा है, वो कौन है, और पकड़ा क्यों नहीं गया उसको। गाड़ी के पार्ट्स की फ़ोटो भेज दी गई, जब गाड़ी के पार्ट्स इतने ज़्यादा सबूत इनके हाथ में थे, इनके पास सीसीटीवी फुटेज थी, इनके पास गाड़ी के पार्ट्स थे, तो भी ये इन्वेस्टिगेशन के लिए क्यों आगे नहीं बढ़े। सपना के परिवार पे ब्लेम लगाना बहुत आसान है कि इन्होंने ये नहीं कराया, उन्होंने वो नहीं कराया। जो ये पड़ोसी हैं, जो खुद भी पहुंच गए थे, जो कि खुद एक प्रशासन वाली फैमिली से बिलोंग करते हैं, क्या इनको ये प्रोटोकॉल्स नहीं पता थी? क्या ये अंकल को ये गाइडेंस नहीं दे सकते थे? जैसे आज ये अंकल के गाइड बने हैं, अंकल को हर छोटी बड़ी चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं, अंकल को साइबर सेल तक का रास्ता दिखा दिया, वहाँ पे उनका आवेदन दे दिया। तो उस समय पे इन पड़ोसी ने अंकल को गाइड क्यों नहीं किया कि अंकल आप ये चीज़ें करें, आपको ये चीज़ करनी चाहिए? जब ये अंकल को लेके पहुंच ही गए थे वहाँ पे, तो इन्होंने अंकल को गाइडेंस क्यों नहीं दी? ये एक बीवी से उम्मीद कर रहे हैं, जो बीवी बेहोश होके बेसुध होके पड़ी हुई थी, जिसका पति इस दुनिया से चला गया। एक माँ जो अपने बच्चे को देख नहीं पा रही थी, जब माँ की ऐसी स्थिति थी कि वो अपने बच्चे की शक्ल नहीं देख पा रही थी, तो एक बीवी की भी ऐसी ही स्थिति रही होगी। वहाँ पे आप उस बीवी से उम्मीद कर रहे थे कि वो आपको बोलती कि ये कराओ वो कराओ, जिसको खुद में अपने आप में होश नहीं रहा होगा, ये डिसीजन वो लेती। आज ये लोग अंकल को तरह तरह के डिसीजन दे रहे हैं, उनको तरह तरह के स्क्रिप्ट दे रहे हैं, उनके मुंह में तरह तरह के शब्द डाल रहे हैं। तब क्यों नहीं किया? तब उनको गाइडेंस क्यों नहीं दी? तब उनको क्यों नहीं बोला गया कि अंकल ये करा लो, अंकल वो करा लो? पहुंच गए थे ना आप भी अंकल के साथ, आप पहुंच गए थे अंकल के साथ, तब कराते ये सारे प्रोटोकॉल्स। एनीवेज, बाकी आप लोग बहुत समझदार हैं, आप लोग समझने की कोशिश कीजिए कि ये सारी चीज़ें अब जो होंगी, जितनी भी मुद्दे से अलग बातें होंगी, समझ जाना कि ये सिर्फ इसीलिए हो रही है कि सपना के ऊपर प्रेशर आ जाए, और जिस चीज़ के लिए सपना अब आगे बढ़ गई है उस चीज़ पे उसको किसी भी तरीके से रोका जाए, बस इसीलिए ये सब चीज़ें होंगी। अभी 1-2 दिन के गैप के बाद सपना के व्लॉग आ रहे हैं, क्योंकि कोर्ट कचहरी के काम, कानून के काम इतने आसान नहीं होते, बहुत चक्कर काटने पड़ते हैं, बहुत मुश्किल होती है। और साथ साथ ये भी बोलूँगी कि सपना को अपनी सिक्योरिटी का ध्यान भी बिल्कुल रखना पड़ेगा। वैसे ऑलरेडी सपना ने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियो के माध्यम से ये ऑलरेडी डाला हुआ है कि उसकी जान मान को कुछ भी होता है तो कौन कौन कैसे कैसे जिम्मेदार हो सकता है। प्लस उसने ऑलरेडी पुलिस में भी बहुत सारे नामों की सूची दे रखी है, कुछ 6 से 7 नामों की सूची दे रखी है, ऐसा ही सुनने में आया है, ऐसा ही पता चला है। तो वो भी ठीक है, लेकिन मैं फिर भी बोलूँगी कि फिर भी अपने लिए एक प्राइवेट सिक्योरिटी रख लो, जब तक इस केस को अच्छे से रजिस्टर ना करवा लो, प्रॉपर एफआईआर तब तक दर्ज ना हो जाए, कि फिर पुलिस से भी सिक्योरिटी की डिमांड सपना इस केस से रिलेटेड कर सकती है, क्योंकि सपना की सिक्योरिटी भी बहुत ज़रूरी है। उसके 2 छोटे बच्चे हैं, और जिस केस को खुलने से पहले ही सोचिए इतनी अड़चनें डाली जा रही हैं, इतनी अड़चनें डेवलप करी जा रही, किसी भी तरीके से मुद्दा भटकाने की कोशिश की जा रही है, इस मुद्दे को दबा के दूसरे मुद्दे जो एक छोटे मोटे मुद्दे हैं उनको खड़ा करने की कोशिश करी जा रही है, जस्ट कि ये वाला शांत हो जाए, इस वाले पे बातचीत बंद हो जाए और दूसरे मुद्दों की तरफ ध्यान डाइवर्ट हो जाए। तो दूसरे तो मुद्दे इतने से भी नहीं है जिनकी ज़रूरत भी नहीं है, मुद्दा ये वाला सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये हम सपना के लिए नहीं कर रहे हैं, ये हम किसी के लिए भी नहीं कर रहे हैं, ये कर रहे हैं सिर्फ राजवीर जी के लिए। और अगर उनके लिए ये चीज़ें हो जाती हैं तो इसमें पूरे घर को इंसाफ मिलेगा, अपने बेटे के साथ साथ माता पिता को, बच्चियों को और बीवी को और पड़ोसियों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को, और दुश्मनों की फिर लग जाएगी लंका। जो 8 दुश्मन हैं
सपना के उनकी लग जाएगी लंका। अब आप लोग गैस करके मुझे बताना कि ये जो 8 दुश्मन गिनाए हैं पड़ोसी भैया ने, वो दुश्मन कौन कौन हो सकते हैं। मैं 8 दुश्मन गिन रही थी तो मेरे को 8 कंप्लीट नहीं हो पाए, 5-6 में ही मैं रुक गई। तो ये बाकी के 3-4 जो है ये कौन हो सकते हैं, ये आप लोग मुझे कमेंट्स में बताना कि सपना के 8 दुश्मन आप लोगों के हिसाब से कौन कौन हो सकते हैं। क्योंकि सपना ने तो अपने दुश्मनों की लिस्ट, 8 दुश्मनों की लिस्ट तो बता ही रखी थी, इसका मतलब उसकी बोली हुई वो बातें बिल्कुल सच थी कि दुश्मन तो हैं और 8 हैं। तो बताना लिख लिख के कौन कौन दुश्मन हो सकता है सपना का, है ना। तो इसी के साथ ये वीडियो मैं यहाँ पे एंड करती हूँ और याद रखना, जाको राखे साइया मार सके ना कोई। सपोर्ट राजवीर भैया, उनकी इन्वेस्टिगेशन को मैं सपोर्ट करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।